राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ रंग विचारक और रंगकर्मी सुदीप्तो चैटर्जी। सुदीप्तो चैटर्जी प्रख्यात बांग्ला रंगकर्मी, स्कॉलर, गीतकार, कवि और एक प्रोफेसर। उन्नीस 1964 में कोलकाता में जन्मे सुदीप्तो चैटर्जी की बचपन से ही थिएटर में दिलचस्पी रही। सुदीप्तो चैटर्जी जब 11 साल के थे तब इत्तेफाकन उनकी मुलाकात उस दौर के जाने माने रंगकर्मी अजितेश बंदोपाध्याय से हुई, जिन्होंने सुदीप्तो चैटर्जी को रंगमंच के कई पहलुओं से रूबरू करवाया। महज 18 साल की उम्र में सुदीप्तो ने पहला नाटक लिखा। इस नाटक की कामयाबी ने ही उन्हें अमेरिका पहुंचा दिया, जहां बाद में सुदीप्तो ने थिएटर की उच्च शिक्षा पूरी की। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से बांग्ला थिएटर में पीएचडी हैं। तकरीबन 26 साल तक अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड में रहकर सुदीप्तो चैटर्जी ने न सिर्फ थिएटर सीखा बल्कि सिखाया भी। सुदीप्तो के मन में अपने देश लौटकर इस काम को आगे बढ़ाने की ललक हमेशा से थी और आखिरकार 2014 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और कोलकाता लौट आए। अनेक नाटकों और किताबों के लेखक सुदीप्तो चैटर्जी कोलकाता में अपनी सक्रियता रंगमंच सहित यहाँ के बौद्धिक जगत में बखूबी बनाए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुदीप्तो। हमको बताइए कि नाटक तो करने की चीज़ है, इसमें विचार करने की क्या ज़रूरत है? इसमें सोचने और चिंतन करने और थियरी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? देखिए, नाटक एक मिलावट की कला है। मतलब हर तरह की चीज़ें आते जाते हैं, नाटक में आते हैं और फिर नाटक को छोड़ के जाते हैं। नाटक ऐसा कुछ सॉलिड कोई चीज़ नहीं है। नाटक है जो हम बायोलॉजी में बोलते हैं ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि वो रुकता है कुछ चीज़ को, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, उससे पास भी हो जाता है, पास हो जाता है उसमें। सो इसलिए ये एक ट्रांजिएंट आर्ट फॉर्म है जो कि हर तरह की शिक्षा की इस्तेमाल कर लेता है। मतलब इफ़ I say theater, I don't mean it in the sense that it's classical music or classical dance. Classical dance में, classical music में एक शिक्षण का सिस्टम होता है जिसमें आपको बहुत rigorous training, methods वगैरह वगैरह होता है कि भाई एकदम बचपन से चर्चा करते बिल्डअप होता है और आप डांस करते हुए एक अलग सेमियोटिक लैंग्वेज है, दृश्य भाषा जो बोलते हैं। लेकिन नाटक में क्योंकि ये कॉम्पोजिट आर्ट है, देयर इज़ नो एंड टू व्हाट यू कैन लर्न, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज़ ऑल्सो द चांस दैट एनीबडी हु कैन वॉक, टॉक एंड लाफ कैन थिंक दैट आई कैन डू थिएटर। ऐसे आप देखेंगे, अगर किसी को पूछें कि भाई आप क्लासिकल संगीत कर सकते हैं, तो वो बोले जी नहीं, कभी सीखा नहीं। आप पेंटिंग बना सकते हैं, जी नहीं, कभी सीखा नहीं। आप भरतनाट्यम नाच के दिखाइए हमको, जी नहीं, भरतनाट्यम क्या, पागल हो गए क्या, मैं जो कर लूँ। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि भाई थिएटर करें, हाँ वो तो कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। ये कैसे लोग बोलते हैं कि भाई थिएटर से सब हर लोग कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ असलियत है कि थिएटर हर लोग करते हैं, लेकिन that's up to a certain level. If you want to take it to the next level of excellence, you do need to train yourself in life.
इन लर्निंग अबाउट लाइफ। मतलब है कि यू हैव टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, बहुत ब्रॉड रेंज एजुकेशन होना चाहिए। इसलिए अगर आप फिल्म देखें या थिएटर देखें, जो बड़े बड़े एक्टर, कलाकार, अदाकार आ चुके हैं थिएटर में या फिल्म में भी, most of them were highly educated, maybe not educated always in the traditional sense, मतलब डिग्री एजुकेशन की बात मैं कर नहीं रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, थ्रू द eagerness to learn about life. तो थिएटर इज अबाउट लाइफ इन सो फार एज लाइफ बिकम्स अबाउट थिएटर एज वेल, क्योंकि हम लोग तो हर तरह की परफॉर्मेंस करते ही रह रहे हैं। मैं यहाँ पे, आपने मेरा परिचय दिया सुदीप्तो चैटर्जी, लेकिन ये जो काला शर्ट, ये जो टोपी, ये जो ग्लासेस, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से तो मैं अपना बेडरूम में नहीं रहूँगा। तो ये एक परफॉर्मेंस है। जब मैं टूथब्रश कर रहा हूँ, वो भी तो मैं ही हूँ, लेकिन वो आप जान नहीं पाएंगे मैं वो सुदीप्तो कैसा है। इस मतलब हम हर तरह, at every point of life we are continuously performing. So performance is a human basic instinct, but when you think of performance as formal performance, is performance और as performance, दो तरीके से हम देख सकते हैं। अगर थिएटर या फिल्म देखें, अदाकारी को देखें, तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बिहेवियर है जिसको हम रेस्टोरेशन ऑफ बिहेवियर भी बोल सकते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ बिहेवियर एक ऐसा चीज़ है जो हम हमेशा करते ही रहते हैं। हम शायद बोलना चाहते हैं किसी को कि भाई तुम एकदम रद्दी आदमी हो, मैं तुमसे दोबारा मुलाकात भी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो शायद आप सोशल सर्कमस्टांस के लिए बोल नहीं पाएंगे। तो इसको आप शायद, उसका कॉल आप नहीं लेंगे, उसका SMS आएगा तो आप रिफ्यूज़ करेंगे, अगर रास्ते में मिल भी गए तो एक छोटा सा मुस्कान दे के पैदल दूसरी तरफ पैदल चलना शुरू करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ऐसा जो होता है, इसको अगर हम स्टेज पे लाएं, आपसे तो मेरा कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं जो रोल, उसको मैं हेट करता हूँ, मेरा कैरेक्टर। मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि भाई आप कौन हैं, यहाँ पे मत आइए, ये तो करना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन ये जो है, ये क्या किया मैंने, बिहेवियर रेस्टोर किया। सो एक्टिंग इज़ लाइक रेस्टोरेशन ऑफ बिहेवियर। इट्स नॉट अबाउट ट्राइंग टू शो माई एंगर लाइक दिस, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, या तो इतना ही काफ़ी है। ये रेस्टोरेशन ऑफ बिहेवियर है। तो इसीलिए जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, तब हमको एजुकेशन कहाँ से मिलता है? हमको एजुकेशन मिलता है ऑब्जर्वेशन से, हमको एजुकेशन मिलता है, हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, इंटरनेट में न्यूज़ जो हो रहा है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। यानी कि an actor must be a thinking intellectual of a certain kind. He doesn't have to be intellectual in the sense that he's writing books or reading 500 books every month. ऐसा नहीं, लेकिन उसका he needs to be or she needs to be a thinking person who is intellectually responsible to society. हम देखेंगे कि हम लोगों के यहाँ जो भी ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उसमें भी ख़ासतौर पर ड्रामा, उसमें ऐसे भी एक्टर हुए जो थिंकिंग इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, लेकिन उनकी संख्या हो सकता है कि बहुत कम हो, और वो एक मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेड प्रैक्टिस की तरह नहीं है। बहुत करते हैं लोग तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की चर्चा करते हैं। क्या वो जो नाट्य शास्त्र है और जो मॉडर्न थिएटर है, उसमें कहीं कोई अंतर तो बहुत है, लेकिन मिलता जुलता भी है। देखिए, इंडिया में हम जब थिएटर के बारे में या फिल्म के बारे में बातें करते हैं, तो हमारा जो नेटिव टू द सॉइल एस्थेटिक है, वो भी बहुत ज़्यादातर से आ जाता है। हम थिएटर में जो वास्तववाद है या रियलिज़म जो है, उसे हम ज़्यादा मानते नहीं, अंदर से मान नहीं सकते हैं हम। इसलिए हमारा थिएटर में प्रेजेंटेशनल एक्टिंग भी आ जाता है। नाट्यशास्त्र में एक डिस्टिंक्शन किया जाता है कि एक है लौकिका, एक है अलौकिका। मतलब एक है नाट्यधर्मी, एक है लोकधर्मी। सो लोकधर्मी जो है और नाट्यधर्मी जो है वो दे आर टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिहेवियर। एंड नाट्यधर्मी refers to the lokadharmi, but it does not need to be like lokadharmi. If, for example, if you look at Bharata,
ही इज टॉकिंग अबाउट 8 रसas. 9th रसा, नव रसा जो होता है, 9th rasa was added by Abhinava Gupta. So if we look at the 8 rasas that Bharat Muni is talking about in the Natya Shastra, he's talking about a stylized, gestural come expressive distillation of a regular human reaction, which is essentially Lokadharmi, but through stylization of performance, it becomes Natya Dharmi. Matlab, if I'm angry at you, maybe this is enough in real life. ये एग्जाम्पल मैं पहले दे रहा था, लेकिन जब नाट्य शास्त्र में आऊँगा तब ये आएगा, ये आएगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है. तो ये जो ट्रेनिंग, ये तो हम ट्रेनिंग से करते हैं. ये जो करते हैं ये ट्रेनिंग से करते हैं. ये है प्रेजेंटेशनल, मतलब एक रियलिटी है, उस रियलिटी का एक इंटरप्रिटेशन मैं अपना एक्शन में डाल के आपके पास ला रहा हूँ, एक सिंबल जैसा, जो कि उसका मिरर नहीं है, लेकिन आप अगर उसको अलग से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्रोध ही दिखा रहे हैं. तो ये जो अंतर है प्रेजेंटेशनल रिप्रेजेंटेशनल, ये अंतर हमारे जो भारतीय जो एस्थेटिक्स है, चाहे आप केरला का कथकली देखें या मणिपुर का सुमंग लीला देखें या बंगाल की जात्रा देखें या जो भी नौटंकी देखें, लावणी देखें, यक्षगाना देखें, उस सब में देखेंगे कि हम एक नाट्यधर्मी और लोकधर्मी का फर्क माना जाता है. उसके साथ जब यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारा मुलाकात हुआ रियलिज़म के साथ, रियलिज़म जब आता है तो इसमें और एक मिलावट आ जाता है. इसलिए इंडिया में जब हम थिएटर करते हैं, हमको हर तरह की एक्सप्रेशंस के बारे में जानकारी रहना चाहिए. एक एक्टर को यू मस्ट बी रेडी टू डू एनीथिंग. टुडे आई एम शूटिंग अ फिल्म, टुमारो आई मे बी डूइंग अ कंप्लीटली स्टाइलाइज्ड संस्कृत ड्रामा. इन द फिल्म आई एम कम्प्लीटली रियलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक, जितना सा एक्सप्रेशन लगे उससे भी कम करके हम एक्टिंग करते हैं. लेकिन जब हम मृच्छकटिकम में संस्थानक का पाठ कर रहे हैं या कोई वसंत सेना बोल रहे हैं, उसको अपना हाथ, अपना बॉडी, अपना आईब्राउज, अपना चीक बोन्स, अपना लिप्स, सारे के सारे सब हर चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक स्टाइलाइज्ड जेस्चर लैंग्वेज के साथ. तो यही फ़र्क हो जाता है. और इसलिए मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हम 4 साल की उम्र से भरतनाट्यम करते ही रहे. इसका एक्सप्रेशन का रेंज बहुत ज़्यादा है. एक एक्टर के लिए नाट्यशास्त्र पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है हर सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना. देखिए, लेकिन इस ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग बहुत प्रैक्टिसिंग एक्टर्स हैं और ऑल टाइम बिज़ी हैं, वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम इन सारी बारीकियों पर ध्यान दें, क्योंकि आखिर में लाइनें होती हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं. हम कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहनते हैं और उन लाइनों के हिसाब से जो लाइनें बोल रही हैं हम उस हिसाब से परफॉर्म कर देते हैं. तो इसमें और आप जो कह रहे हैं इसमें क्या कोई बहुत ज़्यादा गलत वो प्रैक्टिस है? नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो है एक तरह की परफॉर्मेंस. एक परफॉर्मर, उनको तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि जिसे बोल रहे हैं आहार्य अभिनय तो करना ही पड़ता है. बॉडी को हिला के मूवमेंट से आंगिक अभिनय तो करना ही पड़ता है. स्पीच का इस्तेमाल करके वाचिक अभिनय तो करना ही पड़ता है. लेकिन और एक अभिनय की बात भरत मुनि बोल रहे हैं जो है सात्विक अभिनय, जो है सोल की अभिनय. एक्टिंग इज़ अबाउट लाइंग विद अ सोल. दैट आप भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो रोल कर रहे हैं वो तो आप नहीं हैं, तो झूठ ही तो बोल रहे हैं ना एक तरीका. लेकिन झूठ बोल रहे हैं टू रीच द ट्रूथ. सो यू आर लाइंग ऑन स्टेज इन ऑर्डर टू से टॉक अबाउट अ लार्जर ह्यूमन ट्रूथ. उसमें ऑल रोड्स लीड टू रोम. चाहे आप रियलिज्म के रास्ते से आएँ, चाहे आप नाट्यशास्त्र के रास्ते से आए, चाहे आप जापानी थिएटर के रास्ते से आए, जिस रास्ते से भी आए, जात्रा, यक्षगाना, कथकली, जो भी हो, फॉर्म जो भी हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है कि हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बना रहे हैं. सुदीप्त दादा, आपका जो बचपन है वो कैसा है और वहाँ से शुरू होकर
आप की जो यात्रा है वो कैसे इंग्लैंड वगैरह होते हुए फिर वापस आ पाए? देखिए, मेरा जन्म तो हुआ था, पैदाइश यहीं कोलकाता में, और वेरी मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर and he died when I was very young. I was 7, just 7.5, something like that. He passed away, so I was raised basically by a single mother and my 2 elder sisters. So I did not have a male role model in my life for a very long time. And I grew up amongst empowered women who were all self-employed, who were all earning their own food. So I had a somewhat unusual childhood. I did not grow up under patriarchy. I grew up in a matriarchy. But then very early on in my life, when I was 10 or 11, I met a theatre personality who absolutely by coincidence happened to live very close to where I live. Ajitesh Bandyopadhyay. Ajitesh Bandyopadhyay Banerjee, whatever you want to call him. He was one of the masters of Bengali theatre at that time, in the 70s, particularly 60s and 70s. Died in 1983. I lost my father again. Then after losing him, I felt that, God, I need to get out of here. I've lost 2 fathers. How many more will I lose? But unlike all my other friends, not all, many of my other friends who took the GRE, who took the TOEFL, who applied in England and who applied for this scholarship, that scholarship, and found a way of leaving India, I did not do that, because a part of me said that, no, this is where you need to stand your ground and fight. And then there was that other part of me that was also telling me that you are hitting walls now, you need to get out. And I was getting success very easily. I was in the very first TV serial that was launched in Kolkata, and suddenly, I couldn't go around in public places any longer without wearing my motorbike helmet, because people would recognize me and heckle me. All sorts of things. I lost my job as a high school teacher because I was playing the role of a drug addict on a TV serial. And the principal dragged me into his office and said, you can't be doing this and be a teacher at the same time. I said, but I'm not a drug addict. I'm just playing the role of one. He said, no, but parents are complaining. So I quit my job. ऐसा हो रहा था. I was feeling like, and also theatrically, I felt there is a much bigger world, because being the son of a scholar, I had it in my blood I loved books from when I was this little. I was constantly reading and realizing that there's a much bigger world out there that I'm not getting to see. And it was not a world flooded with television and internet. We had just one channel, Doordarshan. That was the only channel we used to have. There was not the age of 600 different channels at the tip of your remote, or Facebook, WhatsApp, email, this and that on your phone. For us, phone was this landline that sat in the corner of the living room, and that Mataji would lock it at 10 p.m. so that I couldn't make calls. That was the age in which and it was still the years of Nehruvian socialism. We did not have Coca-Cola, we did not have Hollywood cinema. It was a very different world. And I was feeling that there's this whole different world, jo ki is a big black hole for me. I needed to go out. So I wrote my first play when I was 18. And luckily the play got picked up by Rama Prasad Bonik, and it received some success. It continued to be performed for 8 years. Aag Shuddhi. And I got a bit of success from that. And the American consulate yahan pe, they took note of it. And they approached me and said, do you want to go to America for a conference? They invited me. I said, why not? So I went. And then it was a long conference. It was a month-long conference. So I went to the conference, and then I realized I want to do this. I need to leave India for a few years, get to know about the world, and then come back with that knowledge and try and see if I can do something different. So I left. One thing led to another. I ended up in a PhD program at New York University under the supervision of Richard Schechner, whom I had met a few years ago in Kolkata. And when did it happen? This happened in 1988-89. And then I embarked on a new MA in performance studies and a PhD. And that took me 11 years in New York. After that, I started working as a
theater professor of performance. Then I worked in NYU, New York University for a bit while I was doing my PhD. Then I went to Tufts University, which is in Boston. Then I went to University of California in Berkeley, which was then the number 2 university in the world. So I suddenly was in the middle of one of the biggest and most prominent institutions of the world. But by then, George Bush came into power, and it became very difficult for me to accept the United States. I just couldn't handle the idea that about 35 to 40% of my income was going into the funds of a government that was sponsoring state terrorism. So I decided to leave the USA. I went to England. But then bad luck followed me, and England also, the regime changed. So I went to Germany. I went on a fellowship, senior fellowship, went to Germany for a year, and Angela Merkel came into power. So that was my luck. So I went back to England, then I decided, you know what, enough is enough. 26 years. I had gone to America thinking that I would stay for 5, 7 maximum, complete my PhD and come back, but it had turned into 26 years. And I thought, you know, I'm in my late 40s now. If I don't come back now, I won't have the strength to work in India. I won't have enough time. So I left my job, quit everything, and took a job that pays 1/5 of the money. It's not a permanent job, it's a contracted job. The contract will end and I don't know what I'm going to do next. बड़ा छलांग लगा दिया कि भाई चलो मुझे now or never. So that's what brought me back to India, because I wanted to work on my own soil, stand my own ground, and use what I had learnt in 26 years to create something that will be useful to my country, to my people. Whether it's in my language, Hindi is also my language, English is also my language, but Bengali is my mother tongue and shall remain so. So I wanted to be back in that mahol, you know. That's what brought me back. So you returned in which year? I returned in 2014. So it's just been 2 years. और यहाँ आने पर भी देखा कि regime change हो गई है. Huh? You know, in Bangla, we have a saying, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায় যায়. The unfortunate person, whichever direction he looks, the ocean even dries up. Or even better, that যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়. That wherever you have the scare of being attacked by a tiger, that's where the evening also descends, which makes it easier for the tiger to catch you. So मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें एक मज़ा भी है कि you know. तो अगला पड़ाव आपका क्या होगा फिर? अब यहाँ से फिर भागने की नौबत आ गई? नहीं भागूंगा नहीं. भागने का इरादा भी चला गया, क्योंकि I did not really run away from India, because once I went to New York, my PhD was on Bengali theatre. My theatrical work was always India-centric. Somehow it brought me back. This work on Lalun Shah Phokir, who is a village person from the Indian subcontinent. So it brought me back to Bangladesh and to West Bengal once again. So wherever I have remained, I've never been too far from India. You know, once I moved to England, I used to come to India 3-4 times. And each time I would stay for a month, 2 months. So in the last few years of my life abroad, I was spending almost half the year in India. Then once I came to JNU, I taught here for 6 months. So I was back here. You know, I've not been altogether away. I've not been like most NRIs. I've never been an NRI. You know, NRI technically yes, but I've never gone for the people of India, person of Indian origin card. I've never surrendered my passport. In fact, I went and surrendered my green card at the American consulate, and they were kind of completely surprised. Nobody ever does that. I left my job in England. They held on to my job for a year, giving me time to think to come back. And then I finally wrote them. They wouldn't accept my resignation letter. Why are you leaving? Why would you want to leave? But I wanted to come and work here, and I'm much happier, you know. I may be poorer, but I'm happier. I'm struggling, I'm working very hard. It's very difficult because in 26 years, you know, you develop a professional work ethics, which is very different from the work ethics in India. Here, the simplest thing takes days to work out. Something that would take a snap in London or in New York takes a week in Calcutta. In Kolkata, even worse.
The work ethics are absolutely shoddy. Half the time, my voice cracks. I lose my voice from shouting at people, trying to get them to work. But वो भी सही, हम मान लेंगे, क्योंकि I'm doing it on my own ground. I'm not teaching British students or American room full of American students. I'm teaching my own kids who come from my country, who are from my soil. That is a much bigger responsibility. आपका ब्रॉडवे थिएटर में भी ऑफ ब्रॉडवे कुछ करने का, वो उसका एक्सपीरियंस भी कुछ शेयर करेंगे? हाँ, वो जो लालन शाह के नाटक जो बोल रहे थे हम, मैन ऑफ द हार्ट, वी डिड दैट ऑन ऑफ ब्रॉडवे. ऑफ ब्रॉडवे इज द alternative theater in New York that emerged when the older alternative theater had become mainstream. Broadway तो है mainstream. Broadway is business. Producers come in with millions of dollars and they produce it just like a film. They get star cast, they get star directors, they get star designers. Everybody is a known सक्सेसफुल प्रोफेशनल. बॉक्स ऑफिस के बारे में सोचते हैं कि ये म्यूज़िकल करें तो चलेगा, वो म्यूज़िकल करेंगे तो नहीं चलेगा, तो उसे हटा दो. तो इन रिएक्शन टू दैट फ्रॉम द 30s and 40s वी सॉ दैट a new theatre emerged under the leadership of people like Clifford Odets and Eugene O'Neill and Susan Glaspell. American group theatre movement एक आया. उसके साथ हमने देखा कि ये मूवमेंट को ये लोग कहने लगे ऑफ ब्रॉडवे, मतलब हम लोग ब्रॉडवे थिएटर के खिलाफ है. दैट वी विल डू समथिंग दैट बीट्स दैट इज नॉट डूइंग थिएटर फॉर मनी सेक बट डूइंग थिएटर फॉर थिएटर सेक, थिएटर for the sake of its social responsibility, cultural responsibility, political responsibility, वगैरह वगैरह. What is a camp today becomes an imarat the next day. So when that camp has turned into an imarat, you need to do a counter insurgency. So that is off Broadway. Nowadays in New York they're saying even off Broadway is mainstreaming. So they're now creating fringe theater in the emulation of London fringe theater. So yeah, it's a struggle. Margins keep expanding, margins come in. What is the margin today will become the establishment tomorrow. That is the nature of evolution, cultural evolution. We are not talking about cultural revolution, we are talking about cultural evolution. In Bengal, ek samay during the Naxalite period, people used to say, China's chairman, amader chairman. That China's chairman is our chairman. Now it's become China's Chowmin is our Chowmin. Chairman has been replaced by food. So everything is about consumption. Everything is about consumption. So in this world of consumption and material greed, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको, possession होना चाहिए. You use theatre as an antidote to that. Whether it works or not, I don't know, but I will try. तो यहाँ पर सुदीप्त दा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद बातों का एक दूसरा क्रम शुरू करेंगे. अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं सुदीप्त चैटर्जी के साथ, जो कि एक रंग विचारक और रंगकर्मी हैं. दिल से दिलों की बात. I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह, न कोई मात. जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता है. जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, वो इंसान जो है ज़मीन से उठ के आसमान को छू सकता है. जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात. ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता. अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है. कामयाबियां, नाकामियां, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है. चुनौतियां और चिंताएं. फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए. मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ. अंतरंग चर्चाएं. ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है. आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए. हल्की फुल्की चुटकियां. ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है. तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा. दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला. देखिए गुफ्तगू
रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आप हैं सुदीप्तो चैटर्जी के साथ। सुदीप्तो दा, जबकि जिस दौर में हम अभी रह रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीड, सेल्फ सेंट्रिस्ट पूरी ज़िंदगी, खुश वो है जिसके पास ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा वैभव है। ऐसे पूरे परिवेश में नाटक की क्या ज़रूरत रह जाती है? नाटक कहीं ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई कला है? प्रेशर है ऑब्सोलीट होने के। ऑब्सोलीट होने का दो तरीका है। एक तो है उसको मारा दिया जाए कि बस ख़त्म हो गया, नाटक बंद हो गया। दूसरे और एक तरीका है नाटक को हत्या करने की, वो है ज़्यादा नाटक करो, इतना ज़्यादा करो और इतना ख़राब नाटक करो कि उसको इट डाइज इन इट्स ओन प्यूक, it drowns in its own puke, it dies in the cesspool of mediocrity। यही सबसे बड़ा लड़ाई का जगह है हमें पूछे तो। आज ही मैं सारे दिन भर आपको कुछ ही देर पहले बोल रहा था कि 12 घंटा हमने रिहर्सल दी और रिहर्सल देते देते मुझे रोज़ाना ये लड़ाई फिर से मुझे रिन्यू करना पड़ता है, खुद से लड़ाई करना पड़ता है कि जब मुझे थकावट आ जाता है कि सोचता हूँ कि भाई बस थोड़ा सो लेते हैं कुछ देर के लिए, फिर लगता है कि भाई अगर सो लें तो लड़ाई कहाँ रहेगा, क्योंकि पीपल आर अट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन बाय मटेरियल wealth, comfort. Comfort is the biggest trap of mediocrity. What happens is you stop thinking about the world, you stop thinking about society, you stop thinking about politics, you stop thinking about culture, everything. All you think about is about मेरा गाड़ी में AC काम कर रहा है, am I having the best Darjeeling tea that I can afford, who is doing what for me, am I doing my own cooking, am I doing my own cleaning, no, is my house the best house, is my friend's house better than my house। ये सारे छोटे छोटे सवालों के बीच में हम खो जाते हैं। एक जैसा एक भूल भुलैया है जिसमें हम अपने आप को ही खो जाते हैं। थिएटर जो करता है, आर्ट, गुड आर्ट always does this, not just theatre, is that it puts a mirror in front of you and it's a peculiar mirror. We never think of a mirror like this. हम जब मिरर की तरफ देखते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई यही मैं हूँ, लेकिन ये तो आप नहीं है मिरर में, ये तो आपका ऑपोजिट है, क्योंकि आपका लेफ्ट आईब्रो राइट आईब्रो बन गया, आपका राइट आई लेफ्ट आई बन गया, है ना, ऑपोजिट है। लेकिन ऑपोजिट को हम अपने आप समझते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे, ये आप कभी सोचे हैं कि ज़िंदगी में आप सारी ज़िंदगी बिता देंगे लेकिन एक चीज़ आप कभी देख नहीं पाएंगे, अपने आँखों को आप कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें मिरर की ज़रूरत होती है और मिरर हमको दिखा देता है कि काश हम जानते, काश हम पाते अपने आप को देखने का। ये जो इम्पॉसिबिलिटी है लाइफ का, थिएटर और ग्रेट आर्ट ऑलवेज अलाउज यू टू डू दैट। You know, at times, some of the best answers to big questions are smaller questions. Theatre or good art will always make you ask these questions. Like today, I saw this interesting display picture on a friend's WhatsApp page, which was someone is sitting and doing this with a book. But the strange thing is, on the hands is the head and in place of the head is the book. कोई आर्टिस्ट आके उसको बदल डाला कि बुक आपको पढ़ रहा है। ऐसा ही होता है ना कि मैं जो ये हिंदी और अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा मन में कुछ প্রবলেমস हो रहा है क्योंकि मेरा आई वांट टू स्पीक বেঙ্গলি রিয়েলি, আমার ইচ্ছে করছে বাংলাতে আপনাকে কথাগুলো বলি কিন্তু পারছি না আমি বলতে, কেননা ऑडियंस समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमको कुछ और मीन्स लेना पड़ रहा है, अंग्रेजी और हिंदी उर्दू का एक मिलावट भाषा में हमको बोलना पड़ रहा है। ये जो हो रहा है, इस स्ट्रगल में मैं कहीं शायद अपने आप को खो डाल सकता हूँ।
theater or art, because it is beyond language. Art is beyond language. When you look at a Van Gogh painting, it doesn't matter where you are from, the painting will communicate. Same with theater. थिएटर में लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी है. लाइट है, कॉस्ट्यूम है, मूवमेंट है, जेस्चर्स है, हाँ, म्यूज़िक है, इतना सारे कुछ, रिदम है, कम्युनिकेट तो हो ही जाता है. जब हम रतन थियम के थिएटर देखते हैं, मणिपुर से आए, भाषा तो मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन नाटक तो कम्युनिकेट हो जाता है. ये जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज गोज बियॉन्ड लैंग्वेज, ग्रेट थिएटर, ग्रेट आर्ट विल ऑलवेज पेनिट्रेट इनटू दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोल where you ultimately are face to face with yourself. इसलिए वो एक सच्चा मिरर है. जो मिरर हम बाथरूम में देखते हैं वो फिजिकल मिरर है, लेकिन जो मिरर आपको थिएटर या ग्रेट आर्ट देता है वो सोल का मिरर है, जहाँ राइट साइड राइट ही आता है, लेफ्ट साइड लेफ्ट ही आता है. ये सेल्फी के युग में ये मिरर हमारे लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है. जब आप आज़ादी के बाद के करीब 6 दशकों से ज़्यादा के समय में चल रहे थिएटर के सीन पर नज़र डालते हैं अपने यहाँ, तो उसमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें से कोई एक धारा छूट गई जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, या जब पूरे को आप समराइज़ करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आप पाते हैं कि उसमें कोई एक मेन ऐसा फोकल पॉइंट है जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है? एक फोकल पॉइंट तो नहीं है, लेकिन 3-4 पॉइंट मुझे लगता है हमको याद रखना पड़ेगा कि ये कॉलोनियल एक्सपीरियंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो हमारा हुआ एज अ कलेक्टिव पीपल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, दिस हैज़ बीन अ लाइफ चेंजिंग सिविलाइजेशनल चेंज जो इस देश में हुआ. ब्रिटिश जब आए और उसके साथ यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर का इन्वेजन हुआ इंडिया में, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था. कि जिस तरीके से थिएटर, एंड इफ़ यू ओनली टॉक अबाउट थिएटर, पॉलिटिकल तो हम जानते ही हैं, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन थिएटर का इतिहास अगर देखें तो हम देख पाएंगे कि फ्रॉम द 19th century onwards a very interesting hybridization begins to happen, where our native forms of performance start mixing with the theatre that the British and the Europeans brought with them. इतना ही कि अर्बन सेंटर्स में एक अलग इमर्जेंस हुआ पब्लिक थिएटर का, जिसमें हम प्रोसीनियम स्टेज, रियलिस्टिक एक्टिंग वगैरह वगैरह, 5 act स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले, शेक्सपियरियन मॉडल वगैरह वगैरह, ये सारे ट्रेजेक्टरीज, यूरोपियन ट्रेजेक्टरीज हमने मान ली. लेकिन आप तो जो सॉइल का जो फीलिंग है, वेदर का जो मेरा पसीना छूट रहा है, ये तो अगर ये इंटरव्यू हम न्यूयॉर्क में लेते मेरा पसीना तो नहीं छूटता. तो इंडिया में बैठ के अगर हम शेक्सपियर को लेंगे तो वो इंडियनाइज्ड हो जाता है. मतलब एक मिसाल आ जाता है, बेमिसाल नहीं रहता, मिसाल आ जाता है. और उसके साथ जो होता है, with passing time it begins to emerge and become its own thing. इंडियन वेस्टर्न स्टाइल इंडियन थिएटर नाम का एक चीज़ आने लगा, जो इंडियन भी नहीं है और जो यूरोपियन भी नहीं है, दोनों का मिलावट है. Now after independence, after 1947, with the emergence of nationalism and the very conscious urge from the newly independent people of the newly independent country to define themselves in a new language, cultural language, political language, in every sense. There was a need to define the new independent post-colonial Indian nation. उसके साथ थिएटर में हम जो देखते हैं, there was a desire to go back to the roots, to go back to the pre-colonial times. लेकिन वो तो हम कर नहीं सकते असलियत में. इसलिए हमको भरतनाट्यम का एक चीज़ इन्वेंट करना पड़ा जो था ही नहीं. उसका नाम था सादर नाच. भरतनाट्यम ये टर्म उतना पुराना नहीं है. हाँ, वैसे ही थिएटर में भी होने लगा. और बाय द टाइम वी गेट टू द 60s वी सी द इमर्जेंस ऑफ पीपल लाइक गिरीश कर्नाड, हबीब तनवीर, के.एन. पणिक्कर,
and then in Bengal we see people like Soumya Mitra, Utpal Dotto, Ajitish Banerjee, सारे के सारे हम all across India. In Karnataka we see people like B.V. Karanth, directors like B.V. Karanth, all these people rising, and they're beginning to, and then you have the formation of the National School of Drama in Delhi, which is at first completely Western style theatre endorse कर रहे थे वो लोग इब्राहिम अलकाजी के साथ, लेकिन वो लोग जो प्लेज लाना शुरू किए, गिरीश कर्नाड की तुगलक, फिर उसके बाद आफ्टर अलकाजी दैट ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग. देयर वाज अ स्ट्रगल टू ट्राई एंड डिफाइन एंड एस्टैब्लिश अ नेशनल थिएटर. लेकिन इंडिया का नेशनल थिएटर क्या हो सकता है? जिस देश में सिर्फ गंगा ही नहीं बहती है, जिस देश में कावेरी भी बहती है, गोदावरी भी बहती है, ब्रह्मपुत्र भी बहती है, उस देश का नेशनल आइडेंटिटी क्या हो सकता है? आप अगर हिंदी भाषी हो, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, इसलिए हमें सीखना पड़ा, हमें बोलना ज़रूरी है. लेकिन अगर मेरा भाषा बंगाली है, उसी में तो मेरा आत्मतृप्ति होगा, उसी में हमारा अल्टीमेट दिलचस्पी रहेगा. तो अगर इतना वैरिड, इतना डाइवर्स हो, तो इतना डाइवर्स एक नेशन का नेशनलिज्म क्या हो सकता है? हम तो एक नेशन नहीं है, हम तो बहुत सारे नेशंस इकट्ठा मिलके एक नेशन होने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे लगता है कि थिएटर और आर्ट के क्षेत्र में वो प्रोसेस ही प्रोडक्ट है. इसका कोई अराइवल पॉइंट नहीं है, चलो आज से हम इंडियन बन गए, ऐसे हो नहीं सकता है. अगर आप हमारा क्रिकेट टीम भी देखेंगे, उसमें जो 11 प्लेयर्स होते हैं, हर देश के हर जगह से आते ही रहते हैं, और टीम भी सेटल नहीं रहता है, हर टूर में टीम चेंज होता रहता है. ये एक एवोल्यूशन है. नेशन भी वैसा ही है. अगर हम देखेंगे हमारा पॉलिटिकल लीडर्स, वी हैव हैड पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल स्टेट्स, ऑल लैंग्वेजेस, ऑल कल्चर्स. सो थिएटर भी वैसा होगा. थिएटर हमारा इसलिए एसेंशियली है इंटरकल्चरल थिएटर, और हमारा जो इंटरकल्चरलिज्म है वो वेस्टर्न इंटरकल्चरलिज्म जैसा नहीं है. वेस्ट में इंटरकल्चरलिज्म अब बहुत करेंसी मिल गया है इस टर्म का, क्योंकि इमिग्रेशन के कारण. वहाँ पे अमेरिका में कहो या यूरोप कहो या जहाँ भी कहो, बहुत सारे देशों से, क्योंकि ट्रैवलिंग हैज़ बिकम ईजियर बिकॉज ऑफ travel technology, people are coming and going. A lot of people from economically depressed countries are looking to the West and going there. So Europe and America are being forced to recognize and come to terms with this new wave of immigrants and talk about intercultural life, therefore intercultural theatre as well. But if we look at the Indian context, we have been सैकड़ों सालों से हमारा तो intercultural ही रहा theatre. That is our cultural heritage that we mix. You talk about Bengal, huh? If you look at the Bengali language, how old is the Bengali language? It's no more than 700 to 1,000 years old. महाभारत में मणिपुर तक मेंशन है. पांडव जब खो जाते हैं, वनवास हो जाता है उनका, जब वो लोग ईस्ट में जाते हैं, लेकिन बंगाल का कोई मेंशन नहीं है, मणिपुर का मेंशन है. क्यों मेंशन नहीं है? बंगाल था ही नहीं. So if we look at Bengali, we will see that it's a trade language that emerged with the emergence of the land itself. It was a riverine country where people were passing through. People couldn't live here. The Sundarbans went all the way up to the north. But then as the land emerged, as the land solidified, people started settling. And people from various parts of the country came. इसलिए अगर बंगाली, कोई खास बंगाली चेहरा नहीं होता है. टॉल डार्क हो सकता है, शॉर्ट फेयर हो सकता है, लंबा नाक हो सकता है, स्नब नोज्ड हो सकता है, हर तरीके का चेहरा आपको मिल जाएगा. द्रविडियन कल्चर्स है, एबोरिजिनल आदिवासी कल्चर्स है, मंगोलॉइड है, आर्यन है, जो भी आप कहें, हाँ, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारे जगह से मिला. तो ये एक लैंग्वेज ग्रुप है. इंडिया कुछ ऐसा ही है. तो आप उसमें नेशनल आइडेंटिटी, प्योर कल्चर आपको कहाँ मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है. इसलिए हमारा थिएटर एसेंशियली इंटरकल्चरल. ये 3 पॉइंट मैं बोलना चाहता था. एक्चुअली ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि आप थोड़ा देश और के बाहर भी दुनिया के रंगमंच पर एक नज़र डालकर आए.
तो जब आप थोड़ा रेशनली डिटैच होकर अपने देश के थिएटर की प्रैक्टिसिंग हालात पर नज़र डालते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी बहुत हाईली सब्सटेंशियल होंगी और कुछ बहुत मार्जिनल होंगी। उस पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। ये बहुत मुश्किल सवाल है और इरफान भाई आपसे यही मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कुछ ही देर में आप मुझे गूगली मारेंगे। ठीक है, गूगली तो आ गया था, खेल लेते हैं, कोई है बैकफुट में नहीं, वो नहीं तो एक हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग ही कर रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए मेरा फिलॉसफी कुछ ऐसा है कि आई डोंट बिलीव इन एनी वन काइंड ऑफ थिएटर। आई थिंक थिएटर इज़ अ मल्टी फैसेटेड आर्ट फॉर्म which can express itself in various ways. For example, I'll tell you the last 3 productions that I've been involved in. Okay? Last 4 productions. One was Man of the Heart, which is on the life of Lalan Shah Fakir, who was a Sufi Baul philosopher, song maker, whose songs have survived in the oral tradition. And this performance had 30 songs. It was in English, but the songs were in Bengali. And it was a physical performance with lots of music, and all of that was integrated without telling a story, without assuming any character, without becoming Lalun Fakir. I performed the play by myself under the direction of Suman Mukhopadhyay, and we both agreed that we would not tell a story. I would be never required to become Lalun Fakir, and yet that's what would we talk about. So that was one production. Then after that, when I returned to India, I got involved in a completely different project. It was a play by Bahram Beizai, who is from Iran. I don't think a Farsi play has been done in the Bengali language ever, you know. And I happened to know a bit of Farsi, and I managed to create a translation and did that. So what does that play have to do with Lalun Fakir? Nothing. The next production that I do is a stage variation of the Troy story, of the Trojan War. कोई कनेक्शन नहीं है। और अब जो नाटक मैं कर रहा हूँ, it's based on an Arthur Miller play, but it's set in the remote district of Purulia in West Bengal. So in other words, I keep changing topics, I try to embrace life in all its magnitude. Whether I can do or not, I'm a very small human being, मेरा capability भी क्या है, लेकिन जितना भी हो उतनी से ही मैं कोशिश करता हूँ कि भाई हर तरीके के काम करूँ. And I'm also a theatre educator, I'm also a theorist. I do performance theory as well as performance practice. So मेरा एक और मकसद है कि practice और थियोरी को इकट्ठा ले आऊं. जनरल आइडिया है कि ये है प्रैक्टिस, ये है थियोरी, एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट. आई डोंट बिलीव दैट. आई थिंक थियोरी फीड्स इनटू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फीड्स इनटू थियोरी. दे आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर लूप एंड दे फीड इनटू ईच अदर. हालांकि ये बात कहते हुए आप भी इस बात को मानेंगे कि आप पहले आदमी नहीं हैं जो इस काम को कर रहे हैं. हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग, हबीब तनवीर से लेके बादल सरकार से लेके उत्पल बैनर्जी से लेके बीवी कारंत, उधर गिरीश कर्नाड, केन पडिक्कर, इन सब लोगों ने सोचने और प्रैक्टिस के साथ उसको एमलगमेट तो किया है. आपने ज़रूर उसमें कुछ एक नया कुछ इरादा करके कर रहे होंगे, तो वो आप. See, the thing is, I think every theatre director, every artist endlessly repeats what has gone on before, but you do it in your own way. You do it with your own twist, own slant, own mode of thinking, and that's what makes it different. Like, for example, if we compare Picasso's painting with Rabindranath's painting, we'll see that the styles are completely different, but oftentimes they're saying the same thing. Or if you take a poem by Shakespeare, you'll find that suddenly a contemporary poet, Akka Mahadevi in Karnataka, has said the same thing. How is it? Because great minds think alike, or conversely, fools seldom differ. So artists inexorably repeat each other, copy each other. लेकिन कॉपिंग बहुत इंटरेस्टिंग मामला है. अब्बास कियारोस्तामी का एक फिल्म है सर्टिफाइड कॉपी, उसमें भी इस बारे में कुछ सोच है उनका कि अ कॉपी इज़ नेवर अ कॉपी.
You know, if you say something and I imitate back, people will realize if I do it well, people will go like बहुत अच्छा हुआ, एकदम इरफान भाई जैसा कॉपी कर डाला. लेकिन आप थोड़ा गौर से सोचिए, ये लोग क्या अप्रिशिएट कर रहे हैं. ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैं अपना सारे डिफरेंसेस लेके कुछ मॉडिफिकेशन के साथ कुछ रेफरेंस पॉइंट्स क्रिएट कर रहा हूं जो कि उनको याद दिला रहा है कि आप किस ढंग से बात करते हैं. सो इन अदर वर्ड्स, कॉपीइंग इज ऑलवेज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस. पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है. डिफरेंस मेक्स द कॉपीइंग पॉसिबल. Without the difference, the copying wouldn't be possible. So in other words, you know, when you say that, you know, Habib Tanveer or the stalwarts, our forefathers, you know, ये लोग जो काम कर डाले हैं, जो बेस हमको दे गए हैं, उसी बेस में हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही ढंग से. अब हमारा आर्ट क्या उनका आर्ट से बेहतर है या लेसर है, ये तो हम बोल नहीं सकते. ये तो the future will decide. But the thing is, you have to be honest to yourself and do your work as best as you can. Pick up your inspiration from wherever it comes. And the point is that you need to produce art that thinks, and art that makes the viewer or the reader or the audience think as well. Arts, I think any art is essentially political, is essentially a social act. We've got to respond to what is going on around us. We've got to respond to that. And especially in theatre, because it's a transient art. पेंटर का कैनवस होता है, जो वैन गॉग ने पेंटिंग या रेम्ब्रांट ने पेंटिंग कर गए हैं, उसको म्यूजियम में जाके हम एकदम आइडेंटिकल वही देखते हैं. लेकिन जो थिएटर, जब हबीब तनवीर जी चरणदास चोर बनाए थे, वो प्रोडक्शन अभी हम कभी और देख नहीं पाएंगे. उसका एक रिकॉर्डिंग शायद देखेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग और लाइव परफॉर्मेंस एक चीज़ नहीं है. हाँ, तो थिएटर, इट्स परमानेंस इज इट्स ट्रांजिएंस. इट इज़ अ स्कल्पचर इन टाइम. थिएटर आई थिंक इज़ मोर अबाउट स्कल्पचर इन टाइम. फिल्म का भी एक मीडियम होता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो DVD हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, जो भी हो, मीडियम में डाला जा सकता है. थिएटर को आप किसी में डाल नहीं सकते. थिएटर का पेंट नहीं होता है, थिएटर का प्लास्टर नहीं होता है, थिएटर का ब्रॉन्ज नहीं होता है, थिएटर का DVD फिल्म कुछ भी नहीं होता है. थिएटर इज एब्सेंट. इट्स एब्सेंस इज इट्स प्रेजेंस. ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी आर्ट है. इसीलिए थिएटर में हम वैसे डेफिनेटली बोल नहीं सकते कि भाई ये ऐसा था. हम अब गिरीश चंद्र घोष, भरतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जो थिएटर था वो तो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं. उसका आई विटनेस अकाउंट्स हैं, आंखों देखा रिकॉर्ड्स भी है, जो देखे हैं वो लिख चुके हैं उनके बारे में, वो हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन हम उसे देख कभी नहीं सकते. लेकिन हम दादा साहेब फाल्के का फिल्म तो देख ले सकते हैं, रविंद्रनाथ का पेंटिंग तो देख सकते हैं. सो थिएटर कुछ अलग चीज़ है. उसका एक इट्स डेथ इज इट्स लाइफ. बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप तोदा, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतने सारे बिंदु, इतने पॉइंट्स आपने हमको दिए जिस पर हम आगे भी विचार मंथन और ये सोच विचार का सिलसिला, और हमारे दर्शक भी इस काम को कर सकेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया. ये थे सुदीप्त चैटर्जी, रंग विचारक और रंगकर्मी. कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर. বাড়ির কাছে আর সেথায় পড়শি বসত করে